Alright, hey guys, and what's up everybody? It's Devesh back it again with a fresh video. So आज हम करवाने वाले हैं यहाँ पे एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप। जो हमारी बीकॉम की बुक चल रही थी सेमेस्टर 6 की, उसका चैप्टर नंबर हम करवाएंगे आज सेकंड। तो मैं बता दूं, यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 1 में डाल चुका हूँ, यूनिट 3 का चैप्टर 2, इसके बाद लास्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3। फिर हमारी जो फर्स्ट बुक है कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए अभी वीडियो को करते हैं स्टार्ट और चैप्टर 2 को करेंगे स्टार्ट। उससे पहले अगर मैं बता दूं, किसी को भी नोट्स परचेज करने हैं तो उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप का ये आपको दिख रहा होगा, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके नोट्स को परचेज कर सकते हो। तो अगर किसी ने सारी मेरी चैप्टर वाइज वीडियो नहीं देखी तो मैंने सारी चैप्टर वाइज वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 सारे चैप्टर वाइज वीडियो को कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करवा रखे हैं। तो जाइए, इस वीडियो के बाद आप डिस्क्रिप्शन में जाके सारी वीडियो लाइन वाइज देख सकते हो। तो आइए अभी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो हाँ फ्रेंड्स, तो अभी हम बात करने वाले हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 की। देखो चैप्टर नंबर 2 का नाम है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। देखो ऐसी एजेंसीज जो पैसे लेकर, पेड पैसे लेकर उसके बाद आपकी एडवर्टाइजिंग कराते हैं। ऐड करानी हो कच्छे से लेके हिमालय तक ऐड करानी हो, हर चीज की ऐड ये लोग करते हैं। बस आपके पास जेब में क्या होना चाहिए? मनी होना चाहिए। हाँ जी भैया, क्या होना चाहिए? मनी होना चाहिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं यहाँ पे। एडवर्टाइजिंग एजेंसी, जैसे मैंने आपको बताया, पैसे लेकर किसी भी चीज की ऐड करने को तैयार हो जाती हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे नीचे लिखा अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, मतलब कि अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग? यहाँ पे देखो अमेरिका ने एक ऐसी एजेंसी बनाई है जो एडवर्टाइज कराती है पैसे लेकर। ठीक है, उसका नाम रखा अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। समझ आ गया? यहाँ पे लिखा यहाँ पे लिखा इज एन इंटरडिपेंडेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिएटिव। कह रहा है ये जो पूरा का पूरा बिजनेस है ये इंडिपेंडेंट बिजनेस है अपने ऊपर। उसके बाद लिखा एंड बिजनेस पीपल हु डेवलप, प्रिपेयर एंड प्लेस एडवर्टाइजिंग इन एडवर्टाइजिंग मीडिया। काफी सारे लोग जो है अपने ब्रांड्स का, अपने प्रोडक्ट्स का टीवी में ऐड देना चाहते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड देना चाहते हैं, एडवर्टाइजिंग कराना चाहते हैं। तो उसके लिए इन लोगों ने क्या कहा, अगर आप हम लोगों को पैसे दे दो तो उसके बदले हम वो डेवलप कर देंगे। क्या करेंगे? प्रिपेयर एंड प्लेस एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का प्लेस जो है वो आपको बता देंगे कि आपका किस जगह पे एडवर्टाइजिंग का प्लेस है, किस जगह पे आपकी एडवर्टाइज दिखानी चाहिए, मतलब कि मास मीडिया के थ्रू, अखबारों के थ्रू, या फिर आपके कोई एप्लीकेशंस के थ्रू, तो वो बता देते हैं। ठीक है, आगे लिखा एडवर्टाइजिंग मीडिया फॉर सेलर सीकिंग टू फाइंड कस्टमर्स। कह रहा है एडवर्टाइजिंग मीडिया एक ऐसी मीडिया है जहां पर अपने आप ही वो लोगों को ढूंढती है, जिसके अंदर हमने यहाँ पे लिखा मीडिया फॉर द सेलर सीकिंग टू फाइंड कस्टमर्स। समझ आ गया? अभी उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे लिखा फॉर देयर गुड्स एंड सर्विसेज। उसकी गुड्स और उसके सर्विसेज को कौन कौन से कंज्यूमर को चाहिए, या कौन कौन से कस्टमर ऐसे हैं जिनको वो गुड्स एंड सर्विस चाहिए, तो ऐसे कंज्यूमर्स को ढूंढने में मदद करती है हमारी कौन सी? एडवर्टाइजिंग एजेंसीज या फिर एडवर्टाइजिंग। समझ आ गया? नीचे उसके बाद मैंने लिखा सेल्स, प्रोडक्ट, प्लानिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एटसेट्रा। देखो इसके कुछ नीचे पॉइंट्स हैं, एक लाइन रह गई बीच में। हाँ, अभी हम पढ़ने वाले हैं पे सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। देखो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम अभी बीच में छोड़ दिया तो याद दिला दिया, सही है। यहाँ पे लिखा सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। देखो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम का मतलब होता है कि सारी शक्तियों को इकट्ठा करना। ठीक है, सपोज करो जैसे कि मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये मेरी कंपनी है। ठीक है, कंपनी में यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लोग काम करते हैं। सारों की शक्ति को किसी एक को दे देना, वो क्या हो जाती है? सेंट्रलाइजेशन। क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन। तो इन 7 की जो शक्ति है वो किसके पास होती है? कंपनी के पास होती है। डिसीजन कौन लेती है? कंपनी लेती है कि ये लोग क्या करेंगे। समझ आ गया? इसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन, मतलब कि सारी शक्तियों को केंद्रित करना, समझाना, एक दूसरे के साथ जितनी भी शक्तियां हैं सबको एक ही जगह इकट्ठा कर लेना। मगर यहाँ पर एडवर्टाइजिंग में सेंट्रलाइजेशन सिस्टम का क्या काम होता है? यहाँ पर काम होता है मार्केटिंग एक्टिविटीज इन सम कंपनीज आर डिवाइडेड अलोंग द फंक्शनल लाइंस। कह रहा है काफी सारी अलग अलग कंपनीज है जिसकी एक मार्केटिंग लाइन है, मतलब कि आपको कितना सामान बेचना है, किस तरीके से बेचना है, एक स्टैंडर्ड है, एक लाइन है। सब मार्केटिंग का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बताया सच एज एड्स, सेल्स, प्रोडक्ट, प्लानिंग। कह रहा है काफ़ी सारी जो कंपनी है उनका एड्स करने का तरीका अलग हो सकता है, सेल्स का, प्रमोशन का, या फिर प्रोडक्ट प्लानिंग का, रिसर्च का और डेवलपमेंट का, हर तरीके अलग अलग होते हैं। तो इन सारी शक्तियों को एकजुट करना, मतलब कि एक कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं, इसीलिए सेंट्रलाइज सिस्टम को निकाला गया। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये जो सारी शक्तियां ना जो मैंने अभी बताई है, इन सबको क्या करा? इकट्ठा कर दिया भाई। तो इनको इकट्ठा करके एक जगह डाल देंगे।
तो कैसे डाला, देखो यहाँ पे लिखा मैंने कंपनी सिस्टम। आपकी बुक अगर आप देखोगे तो एक चार्ट बना के दिखा रखा है, नीले रंग का ब्लू रंग का चार्ट है, आप अपने एसएल की पीडीएफ देखना, तो उसमें लिखा है कंपनी सिस्टम। कंपनी का सिस्टम समझेंगे पहले क्या होता है। तो कंपनी के सिस्टम के नीचे 5 चीजों में बांटा गया इसको, 5 कैटेगरी में, जो मैंने अभी आपको बताई थी याद हो तो। यहाँ पे लिखा पहला प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट ऐसा होगा जो प्रोडक्ट डिपार्टमेंट होगा, ठीक है। सेकंड डिपार्टमेंट आता है फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। करते हैं सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 की। पॉइंट नंबर 1 में लिखा है हमारा प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, एक ऐसा डिपार्टमेंट जहां पर चीजों को बनाया जाता है, रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट को इंक्रीज किया जाता है, ठीक है। सेकंड डिपार्टमेंट है फाइनेंस डिपार्टमेंट। देखो डिपार्ट लिखा है, डिपार्ट का मतलब डिपार्टमेंट है, मैंने पूरा नहीं लिखा है यहाँ पे, ठीक है। क्या मतलब है इसका, डिपार्टमेंट। तो कंपनी सिस्टम के अंदर दूसरा आता है फाइनेंस, एक ऐसा डिपार्टमेंट होना चाहिए जहाँ पे पैसे आप देखे जाते हैं। तीसरा आता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट। चौथा लिखा है एचआर मैनेजमेंट, मतलब कि एचआर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, जो काफी चीजों को देखता है, कहीं पे कोई करकट ना हो, कूड़ा करकट ना हो, या फिर कहीं पे कोई टूट फूट तो नहीं है, मशीनरी ठीक है या नहीं है, तो ये एचआर डिपार्टमेंट का काम है। उसके बाद लिखा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक चीज को बार बार करते करते साइंटिस्ट बोर हो जाते हैं, तो उन्हें क्या करने का रखा जाता है, रिसर्च, ठीक है। मतलब कि दूसरों की टेक्नोलॉजी देखो, अपनी देखो, और धीरे धीरे उसमें क्या करो, इंक्रीजनेस लाओ, मतलब कि अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी में सुधार लाओ, लोग उसको खरीदना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से कंपनी सिस्टम को पूरे के पूरे 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। जब इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तब इन्होंने देखा कि इनके अंदर भी कुछ सब पॉइंट्स आ रहे हैं, तब इन्होंने उसको भी डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है ना, उसके कम से कम 4 सब पॉइंट्स इन्होंने अलग से डिपार्टमेंट को बनाए। यहाँ पे लिखा मार्केटिंग रिसर्च, प्रोडक्ट प्लानिंग, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट और सेल्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये 4 तरह के इन्होंने प्रोडक्ट बनाए बोल सकते हो अपने, या फिर 4 तरह से इन्होंने अपनी प्लानिंग बनाई कि हमें किस किस तरह से कैसे कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ना है। पहले हम क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, प्रोडक्ट की प्लानिंग करेंगे, फिर एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट ध्यान देंगे, फिर हम सेल्स मैनेजमेंट पे ध्यान देंगे। समझ आ गया। अब नीचे उसके बात करते हैं यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ था, शक्तियों का बंटवारे की जगह इकट्ठा कर दिया था एक कंपनी सिस्टम को, ये सारे के सारे राइट्स और रेगुलेशन बताए गए थे। मगर नीचे अगर हम देखें तो नीचे लिखा है डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण, एक दूसरे को शक्तियां प्रदान कर देना, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, यहाँ पे लिखा है डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम में कह रहा है इज यूज्ड इन लार्ज कॉर्पोरेशन विद मैनी प्रोडक्ट लाइन्स एंड ब्रांड्स। कह रहा है ये जो शक्ति है डिसेंट्रलाइजेशन की, काफी सारी बिजनेसेस, काफी ब्रांड्स और काफी सारे कॉर्पोरेशन जो है यूज करते हैं अभी भी। कह रहा है टिपिकली द कंपनीज has many strategies, business units or division with the separate manufacture, researches, marketing, sales, products। उसके बाद लिखा है यहाँ पे और ब्रांड्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स। कह रहा है काफी सारी जो अलग अलग तरह की कंपनियां हैं ना, उन कंपनियों में क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग स्ट्रेटजी लगाते हैं, और अलग अलग स्ट्रेटजी की वजह से सब डिपार्टमेंट्स को अलग अलग बांट दिया जाता है। डिवाइड करने के बाद सबके काम सेपरेट हो जाते हैं, मैन्युफैक्चर काम अलग अलग हो जाते हैं सबके, और यहाँ पर रिसर्च का, सेलिंग का, प्रोडक्ट का और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का, सबका काम क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, ठीक है। और इससे क्या होती है, थोड़ी आसानी मिल जाती है उन लोगों को। तो इसके नीचे भी कुछ इसके पॉइंट्स है जो मैं आपको बताऊंगा, आपकी बुक में भी यही है, आप देख सकते हो। वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग, देखो वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग होता है, नाम सुनने से तो ऐसा लग रहा है किसी इंसान का नाम है, मगर ये देखो ये इंसान का नाम बिल्कुल भी नहीं है। ये वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग क्या होता है, जो होलसेलर होता है या बोल सकते हो मार्केटिंग, ठीक है। उसके नीचे 3 एक्टिविटीज में बांटा जाता है। पहला आता है सेल्स मैनेजमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट और मार्केटिंग सर्विसेज, मतलब कि आप क्या सेल करते हो पहले वो देखा जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्ट के बारे में जानना जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे मार्केटिंग सर्विसेज के बारे में समझाया जाएगा, ठीक है। तो हाँ फ्रेंड्स, ये आ गया समझ में। तो इसके बाद के जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो सारे के सारे मैं लिखवाने वाला हूँ, तो पहले आप इसको उतार लो, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को भी लिखवाता हूँ। हाँ फ्रेंड्स, तो अब करवाने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हैं, तो उसका नाम है यहाँ पे टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। अब आपको एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के टाइप्स बताएंगे, ठीक है। कौन कौन से टाइप्स की एजेंसीज जो होती हैं वो हमारे एड्स को प्रमोट करती हैं, हमारे ब्रांड्स को लॉन्च करने में हमारी मदद करती है पैसे लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है एडवर्टाइजिंग एजेंसी इज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है पहली चीज तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। कभी पेपर में अगर पूछ लिया तो आपको ये लिख के ही आना पड़ेगा, ठीक है। कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिपेंडेंट, मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहती। आगे लिखा है दैट्स प्रोवाइड वन और मोर स्पेशलाइज्ड एडवर्टाइजिंग, और ये जो है एक या एक से ज्यादा, काफी ज्यादा स्पेशलाइज्ड एडवर्टाइजिंग भी दे चुकी है। उसके बाद लिखा है यहाँ पे एंड प्रमोशंस
रिलेटेड सर्विसेज टू असिस्ट कंपनीज इन डेवलपिंग कह रहा है। और इसके नीचे कुछ असिस्ट कंपनीज होती हैं जो इनकी असिस्टेंट्स होती हैं, वो सारी की सारी प्रमोशन टाइप्स की एडवर्टाइजिंग को देखती है। आगे लिखा है इन डेवलपिंग, प्रिपेयरिंग एंड एग्जीक्यूटिव देयर एडवर्टाइजिंग, अपनी एडवर्टाइजिंग को प्रिपेयर करना, डेवलप करना, उसको एग्जीक्यूट करना, ये 3 जो काम है ये सारे के सारे कौन करता है? एंड अदर, ये सारे के सारे काम प्रमोशन वाली कंपनी करती है। एंड अदर्स प्रमोशन टू प्रोग्राम, और बाकी जो प्रोग्राम्स है, बाकी जो प्रमोशन प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, अगर मान लो एडवर्टाइजिंग करानी है, उसके अलावा भी और भी काफ़ी सारे एड्स होती हैं तरह तरह की, मैंने आपको बताया था। तो ये जो सारे काम है कौन करती है? प्रमोशनल एजेंसी करती है, जो कि हमारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी की असिस्टेंट एजेंसी होती है। समझ आ गया? नेक्स्ट उसके नीचे हम बात करेंगे फुल सर्विस एजेंसीज। देखो फुल सर्विस एजेंसीज ऐसी एजेंसीज जो आपको फुल सर्विस प्रोवाइड करती है एडवर्टाइजिंग की। यहाँ पे किस तरह से करती है? ए फुल सर्विस एजेंसीज प्रोवाइड ए होल रेंज ऑफ सर्विसेज, कह रहा है ये हमेशा हमें होल रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है, टू देयर क्लाइंट्स, कह रहा है अपने क्लाइंट्स को बोथ एडवर्टाइजिंग एंड नॉन एडवर्टाइजिंग, कह रहा है चाहे वो एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड हो चाहे वो एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड ना हो, दोनों तरह की सर्विस को प्रोवाइड करवाने में मदद करती है हमारी फुल रेंज सर्विसेज बोल सकते हो, ठीक है। उसके नीचे लिखा है यहाँ पे किस किस टाइप्स की होती है। पहला टाइप्स है यहाँ पे अकाउंट सर्विसेज, देखो अकाउंट सर्विसेज हो गया। सेकंड टाइप आता है मार्केटिंग सर्विसेज, जो भी मार्केटिंग से रिलेटेड हो। थर्ड आता है क्रिएटिव सर्विसेज, जो भी उसके साइको विजुअल ग्राफिक्स हो वो सारे देखना। फोर्थ आता है हमारा मैनेजमेंट एंड फाइनेंस, जो भी अगर पैसों की छोटी मोटी कमी आती है, अगर आप रियल कस्टमर हो, ये लोग आप लोगों ने ये बात तो अपने आम जिंदगी में भी देखी होगी। अगर आप किसी शॉप पे बार बार शॉपिंग करने जा रहे हो, सपोज करो आप हमेशा उससे 2000-3000 का सामान लेते हो, हर हफ्ते हर दिन कम से कम 2-2 दिन में लेते हो, और आप उसके रेगुलर कस्टमर हो, फिर अगर किसी दिन आप 1-2 हज़ार रुपये कम पड़ जाते हैं तो वो छोड़ देता है, ठीक है, छोड़ता नहीं है, अगली बार एडजस्ट कर लेता है। तो मैनेजमेंट एंड फाइनेंस भी कुछ इस तरह से, अगर पैसे कम पड़ जाते हैं तो वो एडजस्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं नीचे उसके, यहाँ पे लिखा मीडिया बाइंग सर्विसेज। मीडिया बाइंग सर्विसेज कौन कौन सी होती है? तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे मीडिया बाइंग सर्विसेज जो पूरी की पूरी मास मीडिया को बाय करती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा मीडिया बाइंग सर्विसेज आर इंडिपेंडेंट एंटिटीज एंड दैट स्पेशलाइज्ड इन बाइंग मीडिया स्पेस, कह रहा है ये पूरी की पूरी जो सर्विस है ये एकदम इंडिपेंडेंट एंटिटीज होती है, एकदम अपने ऊपर बिल्डअप होती है, और ये इनकी स्पेशलिस्ट क्या होती है? इनकी स्पेशलाइज्ड होती है बाइंग मीडिया स्पेस और टाइम। आप जिस टाइम के लिए पैसे दोगे, जिस स्पेस के लिए पैसे दोगे, आपका आर्टिकल, आपके प्रोडक्ट्स की ऐड या फिर उस जगह पर ही आपको दिखाई जाएगी, ठीक है, जिस जगह के लिए आप पैसे देते हो। अगर मान लो आप चाहते हो कि आपके प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट जो है वो न्यूज़पेपर में आए, या न्यूज़पेपर में नहीं किसी एप्लीकेशन पे आए या किसी टीवी चैनल्स पे आए, उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे चार्ज होंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो एड्स है वो दिखाई जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद नीचे बात करते हैं, यहाँ पे लिखा एजेंसीज एंड क्लाइंट्स यूजुअली डेवलप देयर ओन मीडिया, कह रहा है यहाँ पर एजेंसीज और जो क्लाइंट्स हैं दोनों अपने यूजुअल मीडिया, मतलब कि डेवलपिंग अपने ओन मीडिया करते हैं, मतलब कि अपने जो मीडियाज हैं, जो अपनी जो आगे ऑडियंस है उनको टारगेट करने के लिए अपने एड्स को खुद भी प्रमोट करवाते हैं, ठीक है, या खुद कर सकते हैं। आगे लिखा स्ट्रेटजीज एंड हायर द बाइंग सर्विसेज टू एग्जीक्यूट देम, कह रहा है और काफ़ी सारी जो स्ट्रेटजीज होती हैं उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पे हायर करी जाती है बाइंग सर्विसेज। बाइंग सर्विस मतलब कि दूसरों को खरीद कर हायर करने वाली। एडवर्टीजमेंट का एक अच्छा सोर्स अब ये भी आ चुका है, आपने देखा होगा, अब आप एडवर्टीजमेंट कराना चाहते हो तो कोई भी जैसे रिक्शे वाला गली में घूमता है, उसको लेके उसको 2-3 हज़ार रुपये देके अपने एड्स का प्रमोशन करने के लिए बोल दिया, वो जहाँ जहाँ जाएगा, जिस क्लाइंट को उठाएगा या बैठाएगा अपनी गाड़ी में, उसको वो पर्चा बस उसको देना है, ठीक है। तो ये होती है हमारी हायर बाइंग सर्विसेज, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है एक्सक्यूज देम, और बाकी सारी उन्हें काफ़ी सारी तरह की फैसिलिटी यहाँ पे आपको मिलती है। उसके बाद पॉइंट नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे एडवर्टाइजिंग एजेंसीज इंडियन सिनेरियो। देखो एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है इंडियन सिनेरियो है उसके अंडर आती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रोल होता है इंडियन सिनेरियो का? यहाँ पे लिखा है देयर आर मैनी एसोसिएटेड एड्स एजेंसीज इन इंडिया, कह रहा है काफ़ी सारी ऐसी एड्स वाली एजेंसीज है इंडिया में जो काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है, काफ़ी बड़े बड़े पैमाने पे चलती है और काफ़ी ज़्यादा बजट वाली एड्स बनाती है। कह रहा है बिसाइड्स ए नंबर ऑफ स्मॉलर वंस लुकिंग फॉर द एट्रेडिशंस टू बी
एंगेज्ड इन द नेशनल एड्स। कह रहा है काफ़ी सारी नेशनल एड्स आपने देखी होगी। जो नेशनल एड्स होती हैं वो सारी कभी कभी स्मॉल बजट पे बनाई जाती है, ठीक है, या स्मॉल खर्चों में बनाई जाती है। अगर आप कोई भी अपनी नेशनल एड्स बनवाना चाहते हो इन एजेंसीज के थ्रू इंडियन सिनेरियो में, तो आप भी उसको ईजिली बनवा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है ये जो एजेंसीज है नंबर ऑफ स्मॉलर देन लुकिंग, ये देखने से ऐसे लगती है मतलब कि नंबर ऑफ स्मॉल, इसके कम, ज़्यादातर लोग इसको जानते नहीं हो, मगर इसका पूरा वर्ल्ड वाइड नेशन जो है वो इसमें फैला हुआ है, ठीक है। आगे उसके नीचे हम बात करते हैं। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे एजेंसीज कंपनसेशंस, हाउ डज एड्स एजेंसीज कैन अर्न रेवेन्यू। देखो एजेंसीज जो है वो क्या करती है, अभी तक हमने देखा कि एजेंसीज एड को प्रमोट करती है पेड के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं वो अपना रेवेन्यू कैसे कमाती है, ऊपरी खर्चा कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखा है देयर आर 3 मेथड्स। मैंने 3 मेथड्स बताने वाला हूँ आपको किस तरह से एजेंसीज अपने ऊपरी खर्चों को निकालती है, अपने रेवेन्यूज को अर्न करती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे ए पॉइंट है कमीशन। देखो कमीशन जो है हर चीज़ में आपको लगना होता है, ठीक है। अगर मान लो आप किसी थर्ड पार्टी के द्वारा उस एजेंसी तक पहुँच जाते हो, ठीक है, एजेंसी आपको क्या करेगी, अगर मान लो 100 की चीज़ है तो आपको 200 में बताएगी, बीच के जो 100 रुपये वो अपने पास रखेगी एज अ कमीशन, ठीक है। या फिर वो ये बोल सकती है कि जो सेकेंड पार्टी तुम्हें लेके आई है उस पार्टी को भी मेरे को पैसे देने होते हैं, उस पैसे को देने के लिए आपके रेट को हाई कर देगी, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की जिसका नाम है नेगोशिएटेड फीस। देखो नेगोशिएटेड फीस क्या होता है, ये ना इंडिया की प्रथा है यार, हमेशा से नेगोशिएशन कराने वाली, ठीक है। और अब जो एजेंसीज है ना वो भी काफ़ी चालाक हो गई है, जब वो देखती हैं कि सामने वाला एडवर्टाइजिंग कराने आया है तो वो नेगोशिएशन कराएगा, क्योंकि कम से कम 5 लाख 10 लाख का बजट तो आता ही है एडवर्टाइजिंग के पे, ठीक है। तो वो क्या करती है 2 लाख कम से कम, ये मान के चलो ऊपरी खर्चा बता के चलती है, ठीक है। वो पता है उसको नेगोशिएशन कराएगा, तो वो जब 2 लाख कम करवाते हैं तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट जो होती है वो 10 लाख जो होती है उसी पर वो लोग आ जाते हैं फिर दोबारा से, ठीक है। तो 2 लाख वो इसीलिए बताती है ताकि वो कम कराएं तो वो उसी कॉस्ट पे आ जाए जो वो एक्चुअल है, उनको मतलब कोई घाटा नहीं पड़ता इसमें। समझ आ गया? आप लोगों को पता ही होगा, एग्जांपल देके समझाता हूँ। अगर आप मान लो किसी भी सब्जी वाले की दुकान पे जाते हो, सब्जी वाला अगर मान लो सब्जी 20 रुपए किलो टमाटर बेच रहा है, तब वो अगर आप उससे सब्जी लेते हो और उसको पता है कि आप नेगोशिएट कराओगे, आप रेट जो है वो कम कराओगे, तब वो अपने रेट को पहले ही 30 रुपए बता के चलेगा। अब आपने बोला कि आप उसको 20 रुपए करवाते हो, अब जैसे आपने बोला 20 के लगा ले भाई, तो 20 के उसने लगा लिए, तो उसके जो रेट थे एक्चुअल वो क्या थे, वो 20 ही थे, उसने कोई नेगोशिएट नहीं करा, उसने अपनी एक्चुअल वैल्यू को लिया है। तो इसको बोलते हैं नेगोशिएशन फीस। और आपको लगता है आपकी नजर में कि आपने उससे रेट को कम करवा लिया। नेक्स्ट आता है यहाँ पे परसेंटेज चेंजेस। अब देखो परसेंटेज चेंजेस क्या होता है। परसेंटेज चेंजेस वो चेंजेस होता है, अगर मान लो आप कोई भी चीज लेते हो, कोई भी चीज लेते हो तो उसमें आपका कट बनता है। आपने अगर बोला कि हमको एडवर्टीजमेंट करानी है, टीवी पे हमारी ऐड दिखनी चाहिए, तो पूरी स्क्रीन के ऊपर आपकी ऐड नहीं दिखाई जाती, उसके नीचे भी कभी कभी छोटे छोटे पैम्पलेट्स चल रहे होते हैं। कंपनी उनसे भी चार्ज लेती है उनकी एड्स दिखाने का आपकी एड्स के अंदर ही, तो आपसे तो पूरे पैसे लिए ही हैं, साथ ही साथ उन लोगों से भी लेके दोनों की एड्स कंबाइन चलाती है, जबकि दोनों से पूरे पैसे लिए जाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं परसेंटेज फीस। कुछ परसेंट में आपका पोर्शन चलता है तो कुछ परसेंट में उसका पोर्शन यहाँ पे चलाया जाता है, ठीक है। और परसेंटेज फीस दूसरी तरह से बोल सकते हो, एक तरह से कट ऑफ भी होता है, वो एड्स के थ्रू नहीं, वो बाकी थ्रू भी आता है, ठीक है। तो ये थे आपके सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताया। नीचे हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। अब यहाँ पर एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को सिलेक्ट कैसे करा जाए। देखो अभी तक हमने देखा कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या काम करती है, कैसे रिवेन्यू करती है। अब हम पढ़ेंगे वो किस तरह से सिलेक्ट करनी चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे लिखा है कोर कंपिटेंस। पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, बस पॉइंट्स को अगर आप लिख देते हो, पॉइंट्स को जो मैं समझा दूँ वही डिफाइन कर दोगे अपनी लैंग्वेज में, तो भी आप इजिली पास होगे। यहाँ पे लिखा है सेकंड, यहाँ पे सेकंड में लिखा है सर्विस ओरिएंटेड, मतलब कि अपनी सर्विस जो आगे देती है। पॉइंट नंबर 3 कैटेगरी एक्सपोजर। पॉइंट नंबर 4 आता है रिसोर्सेज एलोकेशन। पॉइंट नंबर 5 यहाँ पे लिखा है रेमुनेशंस, ठीक है। रेमुनेशंस मतलब होता है पारिश्रमिक, किसी को काम के बदले उसकी मजदूरी, दिहाड़ी, मेहनताना देना रेमुनेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए। अब इसके बाद छोटा सा एक कॉन्सेप्ट और आता है, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट है वो भी लिखवाता हूँ, पहले आप इसको उतार लो। तो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है, हमने लास्ट कॉन्सेप्ट बताना है। तो देखो हमारा सबसे नीचे मैंने लिखा यहाँ पर हमारा जो लास्ट कॉन्सेप्ट है साइनिंग अप। साइनिंग अप क्या होता है, पहले आपको ये सीखना पड़ेगा। देखो साइनिंग अप का मतलब होता है, अगर मान लो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है या फिर कोई भी पार्टीज है जो कॉन्ट्रैक्ट करवाना चाहती है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो एक तो होता है जैसे कॉन्ट्रैक्टर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, ठीक है,
और दूसरा होता है आपका कस्टमर, जो आपका कस्टमर होता है, सपोज करो, ठीक है। अब कस्टमर को करवानी है अपने प्रोडक्ट की ऐड। सपोज करो इसने एक बिस्किट्स बनाया, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं एक पेन बनाया, तो इसने क्या निकाला, एक पेन। अब इसने बोला कॉन्ट्रैक्टर को कि मेरी जो एडवर्टीजमेंट है वो कर दो इस पेन की। अब ये पेन जब इसके पास लेके जाएगा तो इसने एक एग्रीमेंट साइन करवाया बहुत बड़ा सा, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिखा है, कह रहा है साइन इन अप मतलब होता है एजेंसीज एंड द क्लाइंट्स साइन अप फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स। कह रहा है एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स दोनों मिलकर हस्ताक्षर करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट बना के साइन करते हैं। द स्कोप ऑफ वर्क, उसके कार्यालय का स्कोप क्या क्या होता है वो उसमें निर्धारित होता है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन उसमें लिखी होती है। जैसे कि पहले कि आपका स्कोप क्या रहेगा, आपके काम करने का तरीका क्या रहेगा, टर्म्स एंड कंडीशन होती है। रिसोर्सेज, कौन कौन से संसाधन यूज करने हैं वो उसमें मेंशन होता है। सपोर्ट के लिए क्या क्या है, एस्टिमेशन क्या क्या है, आपका कितने का बजट है वो सारा उसमें लिखवा लिया जाता है। बिलिंग एंड पेमेंट मतलब कि जो भी भुगतान है वो किस तरह से करा जाएगा वो सारा वहाँ पे लिखा होता है। प्रोसीजर, क्या क्या प्रक्रिया रहने वाली है वो, और लीगल रिफेन यहाँ पे लिखा है रेमिफिकेशन। यहाँ पे इसका मतलब होता है लीगल रेमिफिकेशन, प्रोसीजर देख लिया जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे देखा जाता है लीगल रेमिफिकेशन। इसका मतलब होता है कि मतलब कि सरकारी कोई बाधा तो नहीं आने वाली इसमें, ठीक है, वो लीगल तो है या नहीं है, वो सारी चीजें आपको वहाँ पे देखकर बता दी जाती है। दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्टर और कस्टमर्स के बीच में, जो भी एडवर्टीजमेंट कराना चाहता है और जो एडवर्टीजमेंट करने वाली एजेंसी होती है उसके बीच में, ठीक है। अब उसके नीचे लिखा इंडक्शन प्रोसेस। देखो इंडक्शन प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर आपको अपने प्रोडक्ट की साक्षरता बताई जाती है। आपका प्रोडक्ट जो है मार्केट की किस लाइन के ऊपर डेवलप मतलब की है। देखो मान लो ये सपोज करते हैं ये मार्केट की वो लाइन है जो 100 रुपीज पे है। किस पे है, 100 रुपीज पे, ठीक है। 100 रुपीज से जो ऊपर के हैं वो सारे के सारे हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं, नीचे वाले लो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। 100 पे आ गया तो बजटली होगा, सारे खरीदेंगे, कोई एवरेज खराब नहीं बोलेगा, कोई अच्छा नहीं बोलेगा ज्यादा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट है वो अगर मान लो इस लाइन से ऊपर चला जाता है तो वो हाई लेवल पे है, नीचे चला जाता है तो लो लेवल पे, और ये है मार्केट लाइन, ये डिसाइड करती है इंडक्शन। समझ आ गया। तो इंडक्शन मतलब कहने का सीधी सीधी बात ये है कि आप जो भी गुड्स प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपको उसको सबसे पहले मार्केट में उतारना पड़ेगा, लोगों से टेस्टिंग करवानी पड़ेगी, खुद देखना पड़ेगा कि वो कितना ज्यादा सुचारू है, जो आगे ज्यादा मतलब कि लोगों को वो पसंद आना चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए। कह रहा है टिपिकली द मोर साइंटिफिकली ओरिएंटेड क्लाइंट्स टेक देयर द एजेंसी कंसेप्ट पार्ट्स, यहाँ पे लिखा काउंटर पार्ट्स फॉर द इंट्रोडक्शन टू द कस्टमर्स so as their estimate market information first hand। कह रहा है सबसे पहले फर्स्ट हैंड होना चाहिए, मतलब कि आपको अपने मार्केटर्स को पहुंचाना चाहिए, वो जब देख लेते हैं कि इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, ठीक है, प्रोडक्ट की, उसके बाद अपने कस्टमर्स तक आपको ले जाना चाहिए, ठीक है। और ये पूरी की पूरी एजेंसी जो है ये जो भी इंफॉर्मेशन बनाती है, जो भी डेटा एनालाइज करके देगी, ये सारे के सारे कस्टमर के सेटिस्फेक्शन लेवल को देखकर लिया जाता है। समझ आ गया। तो इसको हम बोलते हैं इंडक्शन। इंडक्शन के नीचे मैंने एक पॉइंट लिखा जिसका नाम है ब्रीफिंग प्रोसेस। देखो ब्रीफिंग प्रोसेस क्या होती है, यहाँ पर देखा जाता है कि एक कस्टमर जब किसी चीज को खरीदता है तो उसके वो देखता है कि उसको कितना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, कंपनी उसमें कितना सुधार करना चाहती है, या कंपनी को कौन कौन सी गलतियां या ऐसी है जो सुधार करना चाहिए, ठीक है। तो कंपनी को यहाँ पर सजेस्ट एक तरह से बताया जाता है। यहाँ पे लिखा मोस्ट क्लाइंट्स दिस डे एक्सपेक्ट द एजेंसी टू ले द रोल ऑफ मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन। कह रहा है आजकल बहुत सारे लोग जो है, आम जनता जो है वो मार्केटर्स में घुस रही है धीरे धीरे, ठीक है, और वो अपने वहाँ पे सजेशंस हो गया, कम्युनिकेशन करना चाहती है तो अपने सुझाव मार्केटर्स तक पहुंचा सकती है, कंपनीज तक अपने फीडबैक दे सकती है कि आपको अपनी प्रोडक्ट को इस तरह से नहीं इस तरह से बनाना चाहिए। आगे लिखा कंसल्टेंट्स एंड नॉट जस्ट एन एडवर्टाइजिंग सपोर्ट सिस्टम। कह रहा है अब ये कंसिस्टेंट नहीं रह गया, मतलब कि एक छोटा सा एडवर्टाइजिंग सिस्टम नहीं रह गया, अब ये वर्ल्ड वाइड हो चुका है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इनके प्रोडक्ट्स में सुधार की जरूरत है तो आप इनको बता सकते हो, इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर आपको, हर ब्रांड के नीचे कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिलता है, ठीक है। अब ब्रीफिंग की एक प्रोसेस होती है जो आपको प्रोसेस फॉलो करनी होगी अगर आप इनको अपनी मैसेज देना चाहते हो। सबसे पहले एजेंसी की रैंकिंग देखी जाती है। अगर मान लो कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोडक्ट बनाने से पहले आपको क्या करना होता है, एजेंसी की रैंकिंग चेकआउट करनी होती है। सेकंड आता है क्लाइंट सर्विंग, उसके बाद आता है यहाँ पे क्रिएटिव एबिलिटीज, मतलब कि उन्होंने एडवर्टीजमेंट में क्या क्या करा है, कितनी चीजें दिखाई हैं और क्या एक्चुअलिटी है। उसके
उसके बाद लिखा है यहाँ पे अकाउंटेंट प्लानिंग एबिलिटी, मतलब कि अकाउंट्स की जो प्लानिंग है वो सारी आपको देखनी है। फिर उसके बाद 360 डिग्री कैपेबिलिटी, 360 डिग्री कैपेबिलिटी जब आप चेक कर लेते हो, उसके नीचे यहाँ पे लिखा है मैंने तो उसके नीचे लिखा है पार्टनरिंग विद द क्लाइंट्स, मतलब कि जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ एक अच्छे संबंध सेटअप करना। उसके नीचे लिखा है इनोवेशन एंड थॉट्स लीडरशिप, आपको एक अच्छा सा इनोवेट करना है, कोई लीडरशिप ऐसा कोई आदमी हो जो आइडियाज दे सके, ठीक है, कोई अच्छे आइडियाज। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन एम्प्लॉयज, मतलब कि आपको अपने एम्प्लॉयज में इन्वेस्टमेंट करना है। एम्प्लॉय में कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो देखो एम्प्लॉय में इन्वेस्ट करने का तरीका होता है सिंपल सा, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बना रहे हो तो उसको अपने क्लाइंट्स को पहले तो फ्री में डेमो टेस्ट कराओ। फ्री में डेमो टेस्ट करने के बाद क्लाइंट्स उसकी रिव्यू रेटिंग देते हैं, मतलब कि कितना अच्छा है कितना बेकार है। तो यहाँ पर आप अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करते हो, अट्रैक्ट करने के बाद वहां धीरे धीरे अपना इन्वेस्ट करना चालू करो, मतलब कि क्लाइंट्स को टारगेट करना चालू करो, उनको पकड़ना चालू करो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट नंबर 9, बिजनेस डेवलपमेंट एबिलिटी। देखो बिजनेस डेवलपमेंट एबिलिटी उसके बाद आ जाती है, हमारी लास्ट प्रोसेस का पार्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारी होती है पूरी ब्रीफिंग प्रोसेस। अब यहाँ पर ही ब्रीफिंग प्रोसेस के बाद ही आपका चैप्टर जो है पूरा खत्म हो जाएगा। लास्ट के 2 पेज आप देखोगे तो उसमें कुछ ज़्यादा नेम दे रखे हैं कंपनीज के टाइप के, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर पहली बार आए हो, आपको सारी चैप्टर वाइज वीडियो आपको चैनल एक्सप्लेन पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। और अगर किसी को भी नोट्स परचेज करने हैं तो नोट्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी चैप्टर वाइज वीडियो के लिंक डाल रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी वीडियो है 12 की 12 सारी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एक चीज और बता दूं, इसका सेकंड पार्ट अभी तक नहीं आया, एसएल साइट पे बुक नहीं आई है, तो सेकंड पार्ट की वीडियो अभी नहीं आ पाएगी, सिर्फ फर्स्ट पार्ट में क्लियर करवाऊंगा। तो अभी करते वीडियो का एंड। वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, कोई क्वेश्चन हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टाटा एंड बाय बाय।